नमस्कार दोस्तों, आदर्श स्टडी 22 यूट्यूब चैनल पर आपका स्वागत है। दोस्तों, आपको पता है रीट में नया टॉपिक 2 या 3 नए टॉपिक जोड़े गए, जिसमें एक महत्वपूर्ण टॉपिक जोड़ा गया सीखने के प्रतिफल। उसमें कल्पना, तर्क और चिंतन, ये नया टॉपिक जोड़ा गया है, तो इसको लेकर हम बात करेंगे। दोस्तों, मुझे पता है अच्छी चीज़ देखना कोई पसंद नहीं करता है, लेकिन फिर भी मैं ये वीडियो बना रहा हूँ ताकि आप सबको इसका फ़ायदा मिल सके। दोस्तों, ये जो टॉपिक है वो आपको आरबीएससी की बुक, जो क्लास 11 की बुक है, उसमें ही आपको ये टॉपिक मिल सकता है। तो दोस्तों, इसके बारे में जो भी जानकारी है, बहुत छोटा सा वीडियो रहेगा लेकिन बहुत ही महत्वपूर्ण है। दोस्तों, 1% इसमें से ज़रूर आपको परीक्षा में मिल जाएगा। दोस्तों, वीडियो को अंत तक ज़रूर देखें और अच्छा लगे तो एक बार ज़रूर रिस्पॉन्स देवें कमेंट बॉक्स में। तो चलिए शुरू कर लेते हैं ये टॉपिक। तो सबसे पहले दोस्तों, यहाँ पर हम देख लेते हैं कल्पना का अर्थ क्या होता है। तो इसका अर्थ क्या है, जब हमारे सामने कोई उद्दीपक उपस्थित नहीं होता है, जब हमारे सामने कोई उद्दीपक उपस्थित नहीं होता है तो हम उसके प्रति जो विचार अपने मन में करते हैं उसे हम कल्पना कहते हैं। आपको पता है कल्पना मतलब इंग्लिश में इसको बोला जाता है इमेजिनेशन। अगर कोई चीज़ हमारे सामने नहीं है और हम उसके बारे में विचार कर रहे हैं तो वो होती है कल्पना करना। और इस कल्पना में जो पुराने अनुभवों की नींव पर विचारों की नई इमारत खड़ी की जाती है, और ये नई इमारत देश और काल से परे होती है। जो भी हमारे पुराने विचार है उसके ऊपर हम उसमें कुछ नए विचार ऐड करते हैं। क्या करते हैं? नए विचार ऐड करते हैं, उसी को हम कल्पना कहते हैं। अब आगे देख लेते हैं और इसकी परिभाषाएं जो सबसे महत्वपूर्ण है और परीक्षा में पूछी जा सकती है। कौन कौन से मनोवैज्ञानिक ने इसकी परिभाषाएं दी थी। तो कल्पना की परिभाषा, तो यहाँ पर आप देख सकते हैं इसकी परिभाषा निम्नलिखित मनोवैज्ञानिकों के अनुसार दी गई है। सबसे पहले मैकडूगल के अनुसार कल्पना की परिभाषा क्या है वो देख लेते हैं। तो मैकडूगल ने कहा है, हम कल्पना या कल्पना करने की उचित परिभाषा अप्रत्यक्ष बातों के संबंध में विचार करने के रूप में कर सकते हैं। अगर कोई बात अप्रत्यक्ष है, उसका हम विचार करें तो वो कल्पना। ऐसा किसने कहा? मैकडूगल ने। तो आपको इसमें 2 शब्द याद रखने हैं, या तो कल्पना या कल्पना करने की उचित परिभाषा अप्रत्यक्ष बातों के संबंध में विचार करने के रूप में कर सकते हैं। अप्रत्यक्ष बातों के संबंध में, इतना याद रखना, ये किसने कहा? मैकडूगल ने कहा। एक बार आप इसको लिख लेना। और कौन से मनोवैज्ञानिक ने इसकी परिभाषा दी वो भी देख लेते हैं। यहाँ पर दूसरी परिभाषा दी गई, वो दी गई डमविल के अनुसार। मनोविज्ञान में कल्पना शब्द का प्रयोग सब प्रकार की प्रतिमाओं के निर्माण को व्यक्त करने के लिए किया जाता है। तो सब प्रकार की प्रतिमाएं, बस इतना याद रख लेना, या सब प्रकार की प्रतिमाओं का निर्माण, ऐसा किसने कहा? डमविल ने। तो कल्पना क्या है? सब प्रकार की प्रतिमाओं का निर्माण है। प्रतिमा का मतलब आप समझ गए होंगे, जो अमूर्त है। प्रतिमा का मतलब भी वही होता है जो अमूर्त होता है। तो मनोविज्ञान में कल्पना शब्द का प्रयोग सब प्रकार की प्रतिमाओं के निर्माण को व्यक्त करने के लिए किया जाता है। ऐसा किसने कहा था? डमविल ने कहा था। तो ये परिभाषा रायबर्न के द्वारा दी गई। आप इसको अलग से लिख लेना, अलग से नाम लिख लेना, रायबर्न। और रायबर्न के अनुसार परिभाषा क्या? इमेजिनेशन यानी कल्पना वह शक्ति है जिसके द्वारा हम अपने प्रतिमाओं का नए प्रकार से प्रयोग करते हैं। रायबर्न ने कहा था कि इमेजिनेशन वह शक्ति है जिसके द्वारा हम अपने प्रतिमाओं का नए प्रकार से प्रयोग करते हैं। ये हमको पिछले अनुभवों को किसी ऐसे वस्तु का निर्माण करने में सहायता देती है जो पहले कभी नहीं थी। ऐसी वस्तुओं का निर्माण हम इससे कर सकते हैं जो पहले कभी थी नहीं। तो ये परिभाषा किसकी है दोस्तों? लिख लेना, ये परिभाषा थी रायबर्न की। किसकी? रायबर्न की। बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक है दोस्तों, 1% जरूर पूछा जाएगा। आगे है दोस्तों इमेजिनेशन यानी कल्पना के प्रकार। इसका पहला वर्गीकरण दिया गया था मैकडूगल के द्वारा। इमेजिनेशन कल्पना 2 प्रकार की होती है मैकडूगल के अनुसार। एक तो होती है, पहली होती है पुनरुत्पादक रिप्रोडक्टिव, दूसरी होती है उत्पादक यानी प्रोडक्टिव। और उसमें वापस उत्पादक को 2 भागों में बांटा था दोस्तों, रचनात्मक और सृजनात्मक। ये जो वर्गीकरण है वो मैकडूगल के द्वारा दिया गया था। उन्होंने कल्पना को 2 प्रकारों में बांटा। पहला तो हो गया था पुनरुत्पादक, दूसरा हो गया था उत्पादक। फिर वापस उन्होंने पुनरुत्पादक को 2 भागों में बांटा, उत्पादक को 2 भागों में बांटा, प्रोडक्टिव को। पहला बात बताया रचनात्मक यानी कंस्ट्रक्टिव,
दूसरा बताया उन्होंने सृजनात्मक यानी क्रिएटिव। तो बहुत ही महत्वपूर्ण दोस्तों, इसको साथ में जरूर लिख लेना। अब यहाँ पर अलग से लिखा हुआ है तो वो भी आप देख सकते हैं। मैकडूगल के अनुसार कल्पना के प्रकार है पुनरुत्पादक कल्पना और उत्पाद कल्पना। उत्पाद कल्पना वापस दो प्रकार की होती है, रचनात्मक और सृजनात्मक। और दोस्तों इनका मतलब रचनात्मक और सृजनात्मक का अर्थ आपने मनोविज्ञान में खूब पढ़ा है, तो आपको इसका अर्थ नेक्स्ट देखिए दोस्तों। आगे ड्रेवर के अनुसार कल्पना दो प्रकार की होती है। पहला वर्गीकरण हमने देखा था मैकडूगल का, दूसरा है ड्रेवर का। तो ड्रेवर ने इस कल्पना को दो भागों में बांटा, पहला है पुनरुत्पादक और दूसरा है उत्पादक। वापस उन्होंने सेम ही नेम बताए, लेकिन आगे उन्होंने जो वर्गीकरण दिया वो उनसे अलग है। तो उत्पादक के उन्होंने आगे दो प्रकार बताए, एक तो आदानात्मक यानी रिसिप्टिव और एक सृजनात्मक यानी क्रिएटिव। उन्होंने वापस सृजनात्मक को भी दो भागों में बांटा था, एक तो कार्य साधक यानी प्रेगमेटिक, दूसरा सौंदर्यात्मक यानी एस्थेटिक। सृजनात्मक को उन्होंने वापस दो भागों में बांटा, कार्य साधक और सौंदर्यात्मक। वापस कार्य साधक के दो प्रकार और बताए, विचारात्मक और क्रियात्मक। दोस्तों बहुत ही महत्वपूर्ण है, इनको साथ में जरूर लिख लेना या इसका स्क्रीनशॉट ले लेना। और सौंदर्यात्मक के उन्होंने दो प्रकार और बताए, कलात्मक और मन तरंग कल्पना। तो बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक है, इसका आप एक बार स्क्रीनशॉट आराम से ले सकते हैं और इसको आप लिख भी सकते हैं। इनका अलग से वर्गीकरण देख लेते दोस्तों। एक तो है पुनरुत्पाद पहली और दूसरी है उत्पाद कल्पना। उत्पाद कल्पना को उन्होंने वापस दो भाग बताए, एक तो आदानात्मक और एक सृजनात्मक। आदानात्मक और सृजनात्मक। और दोस्तों उन्होंने वापस सृजनात्मक के भी दो भाग किए, एक तो कार्य साधक और एक सौंदर्यात्मक। कार्य साधक और सौंदर्यात्मक। नेक्स्ट उन्होंने कार्य साधक के दो भाग बताए, विचारात्मक और क्रियात्मक। जरूर लिख लेना, बहुत ही महत्वपूर्ण है और जरूर आपके बहुत ही काम आने वाले। कार्य साधक के दो भाग बताए, विचारात्मक और क्रियात्मक। सौंदर्यात्मक के भी वापस दो भाग बताए, एक तो कलात्मक और दूसरा मन तरंग। सौंदर्यात्मक के कौन से भाग है, एक तो कलात्मक और एक मन तरंग। आगे देख लेते हैं। और आगे देखिए दोस्तों, इमेजिनेशन की शिक्षा में उपयोगिता। इमेजिनेशन यानी कल्पना की शिक्षा में क्या उपयोगिता है उसके बारे में देख ले। पहला पॉइंट है, इमेजिनेशन बालक को उनके अनुभव की सीमा से पार कर सोचने की क्षमता प्रदान करता है। अनुभव की सीमा से बाहर सोचने की क्षमता प्रदान करता है, वो कौन है, इमेजिनेशन। अगर आपको ऐसा ऑप्शन भी मिल जाए तो आप उसमें कल्पना से ही करेंगे। दूसरा है इमेजिनेशन यानी कल्पना बालक को अपने लक्ष्य को केंद्रित कर उसके विषय में चिंतन मनन करके पाने की इच्छा जाहिर करता है। दोनों ही विशेषता है जो आप जरूर एक बार लिख लेना कॉपी में। इमेजिनेशन बालक को अपने लक्ष्य को केंद्रित कर उसके विषय में चिंतन मनन कर पाने की इच्छा जाहिर करता है। बहुत ही महत्वपूर्ण है ये परिभाषा। नंबर 3 आप यहाँ पर देख सकते हैं, इमेजिनेशन बालक को अपनी रचनात्मक शक्ति का विकास करने में योग देती है। बालक को उसकी रचनात्मक शक्ति का विकास करने में योगदान देती है। आपने अभी पीछे पढ़ा होगा कि जो इमेजिनेशन का प्रकार है, रचनात्मकता भी उसका प्रकार है, इसलिए ये बालक को अपनी रचनात्मक शक्ति का विकास करने में भी योगदान देती है। नंबर 4 है, भाटिया के अनुसार। ये परिभाषा दोस्तों पूछी जा सकती है क्योंकि इंडिया में जो भाटिया परीक्षण बहुत ही महत्वपूर्ण है। और भाटिया के अनुसार कल्पना बालक को उसके कार्यों का परिणाम बताकर उसका पथ प्रदर्शन करती है। इमेजिनेशन बालक को उसके कार्यों का परिणाम बताकर उसका पथ प्रदर्शन करती है। वेरी मोस्ट इम्पोर्टेंट है दोस्तों। ये जो टॉपिक था ये आपके जो RBSC की बुक है क्लास 11 की, वहाँ से लिया गया है। सीखने के प्रतिफल में पहला है कल्पना। अगर आप दोस्तों अच्छा लगे जरूर कमेंट करें। और आगे नेक्स्ट टॉपिक आएगा आपका तर्कना और चिंतन, उसके बारे में भी बात करेंगे। और इस वीडियो को दोस्तों ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें ताकि सबको इसका बेनिफिट मिल सके। वीडियो अच्छा लगा हो जरूर लाइक करें और चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।